चलिए, तो आज हम लोग अब वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के लिए जो संस्थान स्थापित किया गया है उसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफ 3 बार CCC इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में ही आपको बताए हैं कि ऑथेंटिक के साथ साथ इसको करंट का चीज आपको इसके साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका हिंदी है, और अंग्रेजी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। सबसे पहले हमको इस संस्थान का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। तो सामान्य परिचय के रूप में यह है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को स्थिर करके, क्योंकि अभी कम करना नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, तो स्थिर करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए यह एक ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, क्योंकि नाम ही है इसका कन्वेंशन। तो मतलब यह संधि जो है वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का जो अभी कंसंट्रेशन है, जितना अब हो गया, उसको स्थिर कर दिया जाए। उसके लिए बाकी देश क्या क्या करेगा जो इस संधि के साथ जुड़ा है, वो हम लोग इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम दिमाग में सेट रखना है कि UNFCC वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एकदम स्थिर करने के लिए एक संधि है विश्व के विभिन्न देशों के बीच। अब आइए, 1992 में 154 कंट्री के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। जिस समय यह अस्तित्व में आया उस समय 154 देशों के साथ जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था, यानी स्टार्टिंग से ही देश इसके प्रति सीरियस थे। जिस समय UNFCC की स्थापना हुई, इसका ओरिजिनल सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरीट जेनेवा में स्थापित किया गया था, लेकिन 1996 में इसको जर्मनी के बोन शहर में स्थापित कर दिया गया। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि UNFCCC का शुरुआत के दौर में ऑफिस कहां था, कहेंगे जेनेवा में था, ठीक है। जब कहे दूसरा क्वेश्चन याद करना है कि UNFCC का सचिवालय जेनेवा से कब जर्मनी के बोन शहर में स्थापित किया गया, तो कहेंगे 1996 में। अब हस्ताक्षर करने के बाद एक टाइम लिया जाता है, ये संधि कब से प्रभावी होगा। तो ये संधि 21 मार्च 1994 को लागू किया गया। 92 में हस्ताक्षर हुआ और 94 में जो है इसको लागू किया गया, और आज 154 कंट्री से यह हस्ताक्षर शुरू हुआ और आज 198 देश इस संधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है आज जो इस संधि में शामिल नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि हम लोग जब करंट पढ़ते हैं तब इसका बैकग्राउंड, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहला बात यह है कि कोई भी संस्था, यही ध्यान रखना है कि रातों रात अस्तित्व में नहीं आता है। तो जलवायु परिवर्तन पर फर्स्ट ग्लोबल समिट 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया, यानी पहली बार
पूरे विश्व को समझ में आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर हम अभी से नहीं संभलेंगे तो शायद हम उस स्थिति में नहीं रहेंगे कि उस क्लाइमेट को बैक कर सकें। तो जलवायु परिवर्तन पर फर्स्ट ग्लोबल समिट 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया और ये बातचीत होते 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 पिछला जो लेक्चर आप पढ़े थे 1988 में आईपीसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आइए 1990 में वो जो आईपीसीसी है और एक सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये दोनों मिल करके जलवायु परिवर्तन पर कहा कि सभी देश को वर्ल्ड लेवल पर ट्रीटी करना चाहिए। यानी नवंबर 90 में आईपीसीसी और सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर विश्व के देशों से यह आह्वान किया कि जलवायु परिवर्तन पर एक वर्ल्ड वाइड ट्रीटी होना चाहिए, वैश्विक संधि होना चाहिए। अब आइए नवंबर में ये बात हुआ और दिसंबर में 1990 में ही संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली ने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर बातचीत करना प्रारंभ किया। यहां आह्वान हुआ और दिसंबर 1990 में यूएन का जनरल असेंबली में एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर इस पर बातचीत प्रारंभ हुआ। यहां बातचीत का मतलब है डायलॉग जो है दोनों के बीच, सभी कंट्री के बीच में शुरू हुआ कि एक कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए। 30 अप्रैल से 9 मई 1992 तक न्यूयॉर्क में एक इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग कमेटी के बैठक के दौरान इस कन्वेंशन का पाठ तैयार किया गया कि इसमें किन किन चीजों को हम रखेंगे। 30 अप्रैल से 9 मई 1992 तक न्यूयॉर्क में एक अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक हुई और उसमें इस कन्वेंशन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों पर जो है एक उस टेक्स्ट को तैयार किया गया। उसके बाद बातचीत हुई और 9 मई 1992 को जो है इस कन्वेंशन को अपनाया गया। मतलब अब अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि यूएनएफसीसी को अपनाया कब गया तो कहेंगे 9 मई 1992 को। यही बैकग्राउंड था कि बातचीत करना शुरू किए 72 से 92 में आकर के जो है हम लोग देखिए यहाँ जो आप अभी पढ़े 72 के स्वीडन के स्टॉकहोम से जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना शुरू किए और 9 मई 1992 को आकर के हम लोग इस यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर किए। 4 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील का शहर है जान ही रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी में, ये भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं यूएनईपी, ये है यूएनसीईडी। तो इसमें जो है सारे राष्ट्रों को कहा गया कि अब आप जो हस्ताक्षर करना चाहते हैं अब आप इस पे दस्तखत करिए। पहले कुछ देश अपना लिया और उसके बाद कहा कि बाकी भी जो देश अपनाना चाहते हैं, तो 4 जून 92 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हस्ताक्षर सिग्नेचर के लिए इसको ओपन किया गया कि जो जो कंट्री इस पे सिग्नेचर करना चाहते हैं
करिए और इस कॉन्फ्रेंस में आइए। अब आइए 12 जून 1992 को 154 देश जो थे वो यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर कर दिए। जब 4 जून को खोला गया तो 8 दिन के अंदर 12 जून 1992 को 154 देश यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर कर दिया। और हम लोग पढ़ेंगे रियो शिखर सम्मेलन, अभी तो संस्था पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद जितना समिट हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर के सब कुछ, तो ये जो हस्ताक्षर हुआ इस सम्मेलन को रियो समिट के नाम से जानते हैं या अर्थ समिट हम लोग इसको कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अंग्रेजी में एक ही वर्ड है समिट, हिंदी में शिखर सम्मेलन का मतलब हुआ राष्ट्राध्यक्ष आया था, सभी राष्ट्र का हेड, और वो इस पर हस्ताक्षर किया था। अब जो है हम लोग देखें यूएनएफसीसी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। जो लोग पब्लिक पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके लिए ये आईआर भी है, इसको घुमा के दे देगा डिप्लोमेसी में। तो देखिए अब इसका ऑब्जेक्टिव, तो आप जानते हैं कि कोई भी कन्वेंशन होगा उसमें कई अनुच्छेद होंगे। तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के सांद्रता को कम करना, स्थिर रखना है, ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार स्थिर हो जाएगा तो उसके बाद ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को नीचे लाना है। अभी पहले जितना है उतना पर इसको स्थिर रखना है। तो हमेशा देखिएगा मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, यूएनएफसीसी, तो क्या याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कहेगा कि ये सही है। अभी देखिएगा कोई ओजोन लेयर के लिए, कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पिछला वाला क्या था आईपीसीसी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तब ना वो रिपोर्ट दिया था कि इतना डिग्री तक लाना है। तो आपको यही क्रक्स ध्यान रखना है कि कौन सा संस्था किस उद्देश्य से या कौन सा कन्वेंशन किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अब आइए इस यूएनएफसीसी का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है। सबसे बड़ा जो है ये है कोप, ठीक है, ये नाम जो है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, लेकिन इसको नाम बोलते हैं हम लोग फ्रेंच में कांग्रेस ऑफ ओरलीस, जिसका हिंदी हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ अंग्रेजी पार्टी। ये सबसे बड़ा संगठन है यूएनएफसीसी का, क्योंकि यही निर्णय लेता है कि हमको करना क्या है। इसीलिए हम लोग कोप पढ़ेंगे इस संगठन के रूप में यूएनईपी के बाद। पहले आईपीसीसी पढ़े, आज यूएनएफसीसी पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे यूएनईपी, उसके बाद पढ़ेंगे कोप। तो यह यूएनएफसीसी का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। सर्वोच्च कहे इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित होते होंगे और वही आते हैं इसमें, इसीलिए यह सर्वोच्च निकाय है। इस कन्वेंशन के सभी पक्षकार राज्यों को कोप में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देख रहे हैं ना, तो जो भी इस कोप का मेंबर है कंट्री, उन सभी कंट्री को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। अब आइए देख ही रहे हैं, जब यूएनएफसीसी में 194 लोग दस्तखत कर देगा तो 200 आदमी एक साथ खड़ा होगा तो यही हाल होगा। फर्स्ट में भी 154 था तो फोटो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये कोप का जो पहला सम्मेलन हुआ, बाकी डिटेल्स तो हम लोग कोप में पढ़ेंगे, वो बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था, इसका फर्स्ट सम्मेलन जो था।
अब आइए, अभी जो लेटेस्ट होगा, अब ऐसे तो घोषणा 28 तक हो जाता है कि 2026 तक की कहां होगा, लेकिन अभी 12 दिसंबर 2023 के मध्य जो आयोजित होने जा रहा है कोप 28 है, कोप 27 तक हो चुका है। तो कोप 28 जो है वो दुबई यूएई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच होगा। आप सोचिएगा कि जब आपको परसों कोप पढ़ा देंगे या मंडे को, ऐसा ही बेसिक, उसके बाद जब इसका करंट आएगा दिसंबर में, तो आपको उतने ना खाली जानना है कि वो है क्या। तो यूएन 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य घूमता है। कोप का जो ऑफिस है, यूएन के 5 रीजनल ऑफिस हैं पूरे वर्ल्ड में। यूएन भी पढ़ा देंगे आपको आईआर वाले में। तो यूएन के 5 जो हैं रीजनल ऑफिसेस हैं, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो उसी में जो है ये कोप हमेशा कभी यहाँ कभी दूसरे में, उन्हीं 5 रीजनल ऑफिसेस में इनका कार्यालय घूमता है। और इसका अध्यक्ष जो है, जो भी देश इसका इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, उस देश का पर्यावरण मंत्री जो होता है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वो इस कोप का अध्यक्ष होता है। जैसे अगर दुबई में हो रहा है यूएई में, तो 28वां में यूएई का जो वन पर्यावरण मिनिस्टर होगा, वो इसका प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। वो था उसका कोप का परमानेंट बॉडी। अब देखें, परमानेंट नहीं, सर्वोच्च बॉडी जो निर्णय लेगा, अब उसको सपोर्ट करने वाली बॉडी कौन कौन सी है, उसको कहते हैं सहायक निकाय। अब सपोर्ट करने वाली जो बॉडी है, उसमें 2 प्रकार का है, एक है अस्थाई निकाय और दूसरा है अस्थाई निकाय, परमानेंट बॉडी और टेम्पोररी बॉडी। तो एसोसिएट बॉडी को 2 भागों में बांटे हैं। पहला है स्थाई, और आपको पहले ही बताएं कि ये जो है, ये आप भले गुजराती स्क्रिप्ट में लिखिएगा या हिंदी स्क्रिप्ट में, लिखना अंग्रेजी ही है। एक बॉडी का नाम है सब्सिडियरी बॉडी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, SBSTA, सब्सिडियरी बॉडी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, SBSTA, ठीक है। दूसरा बॉडी है, देखिए चूंकि ये सब्सिडियरी बॉडी है तो हर एक में वो वर्ड लगा हुआ मिलेगा, सब्सिडियरी बॉडी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, सब्सिडियरी बॉडी ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब आइए, एडहॉक बॉडी कौन कौन सा है, यहां टेम्पोररी भी कह सकते हैं और एडहॉक भी कहते हैं। कॉलेज में होते हैं ना एडहॉक प्रोफेसर, वही हुए ये, ठीक ना। तो उसको कहते हैं एडहॉक। तो एक है एडहॉक ग्रुप ऑन आर्टिकल 13, उसके जो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है पर्यावरण से रिलेटेड चीज, उस पर एक एडहॉक कमिटी। एडहॉक ग्रुप ऑन द बर्लिन मैंडेट, बर्लिन में जो मैंडेट मिला है पर्यावरण को, माना ओजोन के कंसंट्रेशन को लेकर, उस पर एक एडहॉक ग्रुप। और एक है एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑन फर्दर कमिटी कमिटमेंट्स फॉर एनेक्सर 1 पार्टीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। माने क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ, उसमें जो एनेक्सर 1 में जिस पार्टी को रखा गया है कि नहीं, आपको तो सबसे ज्यादा पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, एनेक्सर 1 वाला देश यानी विकसित देश, आपको तो विशेष कमिटमेंट करना होगा कि आप क्या करिएगा। तो उस कमिटमेंट को देखने के लिए हो गया एडहॉक वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है आपका एडहॉक बॉडी बोलते हैं इसको, अस्थाई बॉडी। अब आइए अगला, एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑन लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन।
अब ये तो हर बार एक बार ही याद करना है। एडहॉक वर्किंग ग्रुप क्या है? ये लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन, एक देश दूसरे देश के साथ दीर्घकालिक लागत वाला, ठीक है ना, दीर्घकालिक वेरिएबल वाला, कि दीर्घकालिक जो है एक्शन के लिए दो देश आपस में कैसे कोऑपरेशन करेगा, ये जो है इसका भाग है। और एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑन द डरबन प्लेटफॉर्म फॉर इनहेंस्ड एक्शन, डरबन में जो सम्मेलन हुआ था, कहे ना कि एक सम्मेलन वाला भी ऐसे ही क्लास पढ़ेंगे, तो डरबन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो जो बात पर सहमति बनी थी, उस सहमति पर एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप की स्थापना। अब मेन जाने सचिवालय। कोप हो गया, सहायक सब्सिडियरी बॉडी हो गया जो दो प्रकार का, और उसके अलावा क्या कहते हैं, सेक्रेटेरिएट। यूएनएफसीसीसी के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत सचिवालय स्थापित किया गया है। मतलब कल अगर आपको ऐसे सवाल दे दे कि यूएनएफसीसी के कौन से आर्टिकल में एक सेक्रेटेरिएट के स्थापना की बात कही गई थी, तो कहेंगे आर्टिकल 8 के अंतर्गत। अब इसका नेतृत्व कौन करता है? तो एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होता है, उसका पद क्रिएट किया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, उसका इस सचिवालय का नेतृत्व जो है वो करता है। तो सबसे पहला चीज है कि आज इसके कौन है सेक्रेटरी, तो फोटो आपके सामने है, साइमन स्टील। ये ग्रेनाडा एक देश है जिसके कि ये राजनीतिज्ञ हैं, वहां के पॉलिटिशियन हैं, उनको जो है दिया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का पद। साइमन स्टील ग्रेनाडा के ये जो हैं पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं। अब आइए, आखिर ये क्या करता है सेक्रेटेरिएट? तो कोप सब्सिडियरी बॉडी, ब्यूरो, कोप अगर कोई और इंस्टीट्यूशन स्थापित किया तो उनको सर्विस प्रदान करता है। जैसे कहते हैं कि विधानसभा का सचिवालय सेक्रेटेरिएट, तो वो क्या करेगा? तो विधानसभा को सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो भी विधानसभा के एक एमएलए या किसी को चाहिए तो वो उन मुद्दों पर उनको प्रोवाइड करेगा। तो यह कोप सब्सिडियरी बॉडी, ब्यूरो और कोप द्वारा स्थापित अन्य निकाय को जो है सेवा प्रदान करता है। अब देखें कि यूएनएफसीसी में जो देश जुड़े हैं उनको ये 4 पार्टियों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, नॉन एनेक्सर 1 और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो यूएनएफसीसी में जितने भी देश शामिल हुए हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, नॉन एनेक्सर 1 और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो सबसे कम विकसित देश है उसको। ठीक है, याद रखेंगे 2 एनेक्सर है, एनेक्सर 1 और 2, एक नॉन एनेक्सर है। इसका माने कि कहीं फ्यूचर में नॉन एनेक्सर 2 भी रखा जा सकता, नहीं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं था। और जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनके बारे में। अब आइए एनेक्सर 1 में कौन शामिल है, ये देखिए, जो ग्रीन से यहाँ दिया गया है, टोटल 43 हैं, लेकिन ये देखिए ये जो ग्रीन से बताया गया है जो जो देश देख ही रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देख रहे हैं डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब है एनेक्सर 1 में। तो एनेक्सर 1 का ये 1 और 2, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में आता है। ठीक है,
अब देखिए, यूएनएफसीसी के 43 कंट्री को एनेक्सर 1 में शामिल किया गया है और यूरोपियन यूनियन को जो है वो इसके अंदर उन 43 कंट्री में एक है। ये देखिए, यहां भी एगो छोटा सा फ्रांस का जो आप पढ़ते हैं कौरू, फ्रेंच गुयाना, वो भी। अब इसमें किनको किनको माने कि वर्गीकृत किया गया एनेक्सर 1 में? जो देश इंडस्ट्रियलाइज हैं और डेवलप्ड कंट्री हैं, या ऐसा देश जो डेवलप है लेकिन उसकी इकोनॉमी ट्रांजिशन फॉर्म में है, यानी वो डेवलप से ये डेवलपिंग से डेवलप की ओर जा रहा है। तो इसमें दो प्रकार के पार्टियों को शामिल किया गया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, औद्योगिक देश जो कि विकसित हैं, और दूसरा जिनकी अर्थव्यवस्था अभी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही। तो जो EITS है, 14 तो पूर्व सोवियत रूस और पूर्वी यूरोपीय देश में ही आता है, माने जो पुराना का सोवियत रूस था और जो अपना पूर्वी यूरोपीय देश है वो उसमें आता है। अब आइए एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में यूएनएफसीसी के 24 देशों को शामिल किया गया है। एनेक्सर 2 में यूएनएफसीसी के 24 देशों को शामिल किया गया है। अब यूरोपियन यूनियन में तो कई प्रकार के आ जाएंगे ना, इसीलिए यूरोपियन यूनियन के माने यूरोप के वैसे देश यहां भी नक्शा में है, देख लीजिए जो 2 में आ रहा है ग्रीन वाला में, तो यूरोपियन यूनियन उसको रिप्रेजेंट करेगा ना, इसीलिए ईयू को दोनों जगह दिया गया है, एनेक्सर 1 में भी और एनेक्सर 2 में भी। ठीक है, ये हैं, ये जो पक्ष हैं वो किससे बने हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक इन लोगों ने अपने को आर्थिक विकास के लिए, ये सब इकोनॉमिक्स में आएगा, वहां संस्था पढ़ाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये OECD के जो सदस्य देश हैं उनको एनेक्सर 2 में रखा गया है। इसमें आने वाले देशों को EITs और विकासशील देश को, इसमें दो हैं, एक तो EITs हैं, दूसरा विकासशील देश, उनको कहा गया है कि आप जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको कम करने में जो वित्तीय और तकनीकी सहायता है वो हम आपको देंगे। ग्रीन हाउस गैस का कारण इन देश के पास हो सकता है कि CFC का विकल्प नहीं हो, तो उसको टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा कि आप CFC के विकल्प के बदले में क्या यूज करिएगा, और हो सकता है कि पैसा के लिए हाथ खड़ा कर दे, तो उनको फाइनेंशियल मदद भी करना पड़ेगा। अब आइए नॉन एनेक्सर पार्टीज, ये देखिए ये पीला वाला है। जो देश का आमदनी कम है उसको नॉन एनेक्सर 1 के अंदर रखा गया है। जितना भी देश अब इसके बाद वर्ल्ड में बच गया जो कि कम आमदनी वाला है उस सबको नॉन एनेक्सर 1 में रखा गया है। और अब आइए LDC लिस्ट, तो एकदम जो सबसे कम डेवलप कंट्री है वैसे 49 देशों को रखा गया है इसके अंदर। तो क्या देख रहे हैं, विश्व के 4 प्रकार के देशों को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, नॉन एनेक्सर 1, अ लिस्ट, डेवलप्ड कंट्री। इनको जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से इनको अगर बचना है तो बचने के लिए इनको विशेष दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनकी क्षमता ही नहीं है कि ये अपने यहाँ इससे बचने के लिए कुछ कर सकें। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में लाल रंग से रंगा है, शायद कहीं देखने पर ऐसा दिख रहा है। बहुत कम छोटे छोटे देश हैं।
तो क्या देखे आप कि यूएनएफसीसी के बारे में। अब आइए परिचय ले लिया, अब आपको कहेगा कि चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस। यूएनएफसीसी जो भी तय करेगा मानक, उसको पूरा करने में चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला चीज है कि कार इंजन से या कहीं भी जलाने से, कौन वाला जलाना, थर्मल पावर, वहां से जो प्रदूषक निकल रहा है उसको क्योटो प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसमें नजरअंदाज किया गया है। तो उसको जो है कैसे आप लागू करवाइएगा कि कार इंजन से भी प्रदूषक कम निकले, और प्लस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है जिन जिन चीजों को रोका गया, जैसे कि ये थर्मल एनर्जी पावर, तो उसको जो है कैसे आप इंप्लीमेंट कराइएगा। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल को मानने के लिए रूस तैयार नहीं था, तो यूएनएफसीसी को बहुत मशक्कत करना पड़ा, ताकत लगा करके जो है फिर वो क्योटो प्रोटोकॉल में रूस को शामिल किया। ये भी एक चुनौती ही था। उतना दिन तक जो है वो क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते रहा। अमेरिका कभी भी माना ही नहीं क्योटो प्रोटोकॉल को, तो उसको जो है मंजूरी दिलाने में ये यूएनएफसीसी विफल रहा, ठीक है, नहीं कर पाया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद विश्व का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, जबकि ये 90 से अस्तित्व में है, तो कुछ तो करना चाहिए था। तो क्या है कि इनका सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा देश, वो तो उसके ऊपर है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये भी एक इनकी चुनौती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात वर्ल्ड का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाना, ये इनकी चुनौती है। अब सुनिए, आप कह तो दिए कि जो गरीब देश है उसको हम फंडिंग देंगे, यूएनएफसीसी को पैसा कहां से आएगा। तो अमीर देश को कहा गया था कि आप हमको फंड करिएगा और हम उससे गरीब देशों को मदद करेंगे। तो ये लाइन को ऐसे मानिए कि आपको कोई 10 लाख दे दे तब भी कम पड़ेगा, 1 करोड़ दे दे तब भी कम पड़ेगा, आप हरदम कहिएगा कि फंडिंग अपर्याप्त है। तो इसको फंडिंग अपर्याप्त। और सबसे बड़ा चीज कि कोई सिस्टम तो हो कि आप इसको कैसे लागू करवाइएगा, देश को बाध्यकारी कैसे करिएगा। तो इसको लागू करने के लिए तंत्र का अभाव है, सिस्टम का लैकनेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएनएफसीसी कुछ कर भी नहीं किया है। अब आपको कहे कि इसका अचीवमेंट बताइए, तो हुआ क्या था, अभी जो आप पढ़े कि अंततः अमेरिका को मनाने में विफल रहे क्योटो प्रोटोकॉल में को, और रूस जो है लंबे समय तक नहीं माना, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में सब मिलकर यही कहा कि अमीर देश इतना उत्सर्जन किया है, इसीलिए कटौती करना उनकी जिम्मेदारी। हम अभी तो विकासे नहीं कर पाए हैं अपने देश में, तो हम कितना कटौती करेंगे। तो ये एक विवाद का विषय था। लेकिन उपलब्धि यह है कि 2015 का जो पेरिस समझौता हुआ, इसमें मना लिया गया उस अमीर देशों को, और कहा गया कि सब मिल करके परसेंटेज के हिसाब से कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कम से कम आज आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जलवायु परिवर्तन के बारे में अवेयरनेस तो आ रहा है। सम्मेलन होगा, टीवी में, न्यूज में, पेपर में, अखबार में, कहीं कोई समस्या लिखेगा कि ये होने के बाद भी नहीं कुछ हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न किया। क्लाइमेटोलॉजी का स्टडी करने में ये हमको मदद किया, क्योंकि बार बार वहां ऐसा प्रस्ताव पारित होता था कि उसके बाद बाकी देशों को लगता था कि अरे यार, कहीं हमारे ऊपर भी तो नहीं पड़ जाएगा, एक काम करो अपने यहाँ रिसर्च में कुछ पैसा दो। तब वैज्ञानिक जलवायु विज्ञान के अध्ययन में मदद किया। और नापा, नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और नैरोबी कार्य योजना,
जलवायु परिवर्तन पर है। देख रहे हैं ना, एक एक टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़े हैं तभी लगेगा ये नैरोबी कार्य योजना क्या है। तो नैरोबी कार्य योजना जो है ये 2 को इसने लागू करवाया, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में जो 30-35 में ही हो जाता, तो थोड़ा सा मान लीजिए कि हम आगे इसको खींच पाए। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बढ़ाने में ये अपनी भूमिका अदा किया और इसकी स्थापना के बाद जो राष्ट्रीय सरकार हैं, यानी भारत, चीन, इंडोनेशिया, वो टेक्नोलॉजी के विकास और ट्रांसफर पर सहयोग को प्रोत्साहित किया। मतलब कि आज अगर अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सोलर पावर के डेवलपमेंट के लिए कोई भी देश हमसे टेक्नोलॉजी मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, तो वो क्या है, वो इसी के कारण है। हर बार जो है कहा गया कि जिनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे को मदद करिए, दूसरे को मदद करिए, तो ये जो है देश को प्रोत्साहित किया। और जो डेवलपिंग कंट्री था उसको हमेशा फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये समस्या है। तो ये उन दोनों स्थितियों में यूएनएफसीसी डेवलपिंग कंट्री को मदद किया, जिससे कि वो अपने देश में जलवायु परिवर्तन से निपट सके। तो डेवलपिंग कंट्री को वित्त, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा एक मंच प्रदान किया कि वो भी अपने यहाँ अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, तो उससे निपटने में मदद किया। तो इस प्रकार से आज आप यूएनएफसीसी को पढ़े। अब इसका जब भी कोई आएगा नया तो आपको उसमें खाली जोड़ लेना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं।